हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके अपने आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो स्वागत 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 और सभी 11 वालों का स्वागत है। एक बार सभी 11 वाले फटाफट से जुड़ जाएं। और आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 2 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कवक जगत। आपकी एनसीईआरटी के कवक जगत के बारे में जानने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। हमेशा मैं कहता हूं कि पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा, यहीं से आने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि सारे के सारे, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जो भी हो, सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। जो नया पैटर्न है सब कुछ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज अपन लोग एनसीईआरटी को रिवाइज करने वाले हैं और टोटली देखने वाले हैं इस वीडियो में। टोटली कवक जगत को क्या करेंगे, इंड करेंगे। तो एक बार फटाफट सभी लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, सभी के साथ जरूर से जरूर शेयर करेंगे। लाइक शेयर, क्लास को लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे सभी दोस्तों के साथ, जिससे अपन इस क्लास की क्या करें, शुरुआत कर पाएंगे बेटा प्यारे बच्चों। तो फटाफट से शेयर 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 शेयर। तो देख पा रहे होंगे आपकी एनसीईआरटी ऑलरेडी मैंने खोल रखी है। कवक जगत क्या खोल रखा है, कवक जगत। और एक खास बात होगा प्यारे बच्चों इस वीडियो पे, खास बात क्या होने वाली बेटा, पूरी एनसीईआरटी को अपन, टोटली एनसीईआरटी को अपन आज अपन लोग क्या करेंगे, आज समझेंगे। काहे पे, 3D में समझने वाले हैं पूरे कवक जगत को। पूरे कवक जगत को अपन समझेंगे 3D में। किसमें? 3D में समझेंगे। काहे पे समझेंगे? 3D में समझेंगे पूरे कवक जगत को। ठीक है, चल जा भाई सिम सिम, चल। तो तैयार हो जाएं, आज से कवक जगत को लेकर के आपके मन में कोई डाउट नहीं रहने वाला, क्योंकि एक एक चीज को, जितने भी कवक के वर्ग हैं सबको आप अपनी आंखों के सामने बढ़िया देख पाएंगे। ये भी देख पाएंगे किसमें जनन कैसा होता है, किसमें श्वसन कैसा होता है, कैसे उत्सर्जन होता है, शरीर की रचना क्या होती है, आकार क्या होती है, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे चलते हैं, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। अगर अपन कवकों की बात करें तो कवक क्या है, जीव जगत में कवक का विशेष अद्भुत स्थान है, ये एनसीईआरटी भी कहती है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी रोटी कई दिनों तक रखी होती है तो उसमें फफूंद लग जाती है, वो क्या है, वो भी कवक है। अचार रखा होता है, अचार में सफेद 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 छोटे छोटे, जिसको भोंडा लग जाए, फफूंद लग जाना कहते हैं, वो भी क्या है, वो भी कवक है। और आप लोगों ने कई सारे रोगी देखे होंगे, काहे के रोगी, दांत, खाज, खुजली, लद्दर। दांत, खाज, खुजली, लद्दर, ये सारे रोगी देखे होंगे। ये सब रोग किसके कारण हो रहे हैं? ये सब भी कवक के कारण ही हो रहे हैं। आप लोगों ने ईस्ट के बारे में सुना होगा ना, ईस्ट के बारे में सुना होगा, बहुत ही अच्छा कवक है, काफी यूजफुल होता है। रोटी बनाने में, बियर बनाने में उसका उपयोग होता है। ईस्ट भी क्या है, अपन कवक है। ईस्ट का प्रयोग काफी आप लोगों ने देखा होगा रोटी और बियर के लिए। और बहुत सारे, अब जो बरसात का सीजन आने वाला है, सीजन आपका आने वाला है कवकों का। बरसात का सीजन मैं कहता हूं कवकों का सीजन, क्यों? क्योंकि जैसे ही बरसात होगी प्यारे बच्चों तो चीजें क्या होंगी, सड़ेंगी, गलेंगी। पानी पाने के बाद पेड़ की पपड़ियां, आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ के नीचे की पपड़ियां जो होती हैं वो सड़ने लगती हैं पानी पाने के बाद। पैरा वैरा जहां जहां पे लकड़ियां पड़ी हुई हैं, लकड़ियां मान लीजिए सूखी लकड़ी पड़ी होगी, वो भी फूल के सड़ने लगती है पानी पाने के बाद। पैरा सुना होगा आप लोगों ने, पैरा, टूटी फूटी लकड़ी वकड़ी, ये सब फूल के कारण करने लगता है, सड़ने लगता है बरसात के सीजन में। तो इन सभी जगह कौन उगते हैं? इन सभी जगह में उगती है एक नई चीज, वो क्या होती है? वो होती है हमारी फंजाई यानी कि कवक। क्यों वो सारे चीजें यहीं होते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे मृतोपजीवी होते हैं। ये सब मृत, ज्यादातर कवक क्या है, मृतोपजीवी ही हैं। ये सब मृत एवं सड़े गले पौधों से या सड़ी गली चीजों से अपना भोजन बनाते हैं। अब पेड़ पौधों की नीचे पपड़ी सड़ने लगी तो वहां पे बढ़िया सफेद सफेद छोटे छोटे बढ़िया पेड़ के नीचे आप लोगों ने कवकों को देखा होगा ना, जहां पे पैरा वैरा पड़ा होगा वहां पे कवकों को देखा होगा। हर जगह मृत सड़ी गली चीजों पर, लकड़ियों पर देखा होगा आप लोगों ने, ये लोग उगाते हैं। और अपने रोटी वोटी पे और अचार वचार पे तो देखा ही होगा। तो इनसे कुछ कवक हानिकारक भी हैं, कुछ कवक लाभदायक भी हैं। क्या है, कैसे इनका वर्गीकरण, आइए समझते हैं। चलते एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट विथ 3D देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कवक जगत, परपोषी जीवों का में फंजाई कवक का जीव जगत में विशेष स्थान है। परपोषी, पर मतलब पराये यानी कि दूसरों पर, जो भोजन के लिए काहे पे डिपेंड रहेंगे, जो भोजन के लिए डिपेंड रहेंगे दूसरों पर, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, इन पे कवकों का काफी विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकार की और वास स्थान में बहुत भिन्नता पाई जाती है। भाई सारे कवक अलग अलग प्रकार के हैं और वास स्थान सबका अलग अलग है, कोई कहीं कोई कहीं, लेकिन ज्यादातर मृत सड़ी गली चीजों पर उगेंगे। कुछ तो जंतुओं के शरीर तक में उगाते हैं ना। तो विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकार की और वास स्थान में बहुत भिन्नता है, अलग अलग
आकार है, अलग अलग वास स्थान है सबका। जैसे रोटी में भी आपने कवक देखा होगा, सड़े हुए फलों में भी देखा होगा आपने, फफूंदी वंडी लग जाती जिसको कहते हैं ना, वो भी क्या है, कवक है। वहां पे कवक देखा होगा। एक कवक है जिसको आप खाते हैं और काफी हेल्थी होता है, क्या है, मशरूम। क्या होता है, मशरूम। एक कवक है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता। अच्छा, क्या आपने भी बचपन में यही सोचा होगा? मेरे दिमाग में पहले यही था कि एक कवक में देखा था ना, छत्र आकार का बना होता, भी दिखाऊंगा ऐसे ऐसे, और वो बढ़िया सा व्हाइट व्हाइट जमा करता था। इसका नाम क्या रहा था, कुकुरमुत्ता। क्या नाम था, कुकुरमुत्ता। अब इस कुकुरमुत्ता नाम सुनने के बाद क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आई कि हाँ, जो डॉग है वो टॉयलेट कर देता होगा, उससे ये जानता है? मेरे मन में पहले बचपन में यही था कि हाँ, कुकुरमुत्ता इसका इसीलिए नाम है कि जहां मान लीजिए डॉग है, टॉयलेट करने जाता है, टॉयलेट कर देता है, वहीं पे ये उगाता है। ऐसा था, ऐसी भ्रांतियां थी। नाम भी कुछ ऐसा है। मशरूम तो फिलहाल बहुत अच्छा होता है, हम लोग खाते हैं। कुकुरमुत्ता भी देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं है। कुकुरमुत्ता मृत और सड़ी गली चीजों पे उगता है। जहां पे मान लिया जाए कहीं भी सड़ी गई लकड़ी वकड़ी है, वहां भी आ जाता है ना। सरसों की पत्तियों पर आप लोगों ने सफेद परजीवी देखा होगा। सरसों की पत्तियों पर भी सफेद वाला परजीवी हो जाता है, वो भी फंजाई के कारण है। एक कोष की फंजाई कौन है, जब लगभग सारे कोष की। यहां पे एनसीईआरटी का एक कॉन्सेप्ट आपको मिलता है महत्वपूर्ण, जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई सारे फंजाई तो एक बहुकोष की हैं, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आया नीट वगैरह में भी कि कौन सा फंजाई एक कोष की है। लगभग सारे फंजाई बहुकोष की, इसलिए अपन को दिखाई दे रहा है। कौन सा फंजाई एक कोष की है, तो एक कोष की कौन है, ईस्ट है। कहा है कि ईस्ट कैसा एक कोष की है, तो रोटी और बियर बनाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। रोटी बनता है और इससे बियर बनती है। और अगर, क्योंकि कैसे बियर बनेगी आप बता दे रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, नहीं तुम लोग कहीं बना के पीने लगे तो गलत लग जाएगी। लत ये गलत लग गई, जमाना का है लत ये गलत लग गई। होता क्या है, जो ईस्ट है, खमीर जिसको अपन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में खमीर बोलते हैं। खमीर क्या करता है, शर्करा, खमीर पे अगर शर्करा डाला जाए यानी कि ईस्ट पे चीनी डाला जाए तो उसको क्या कर देता है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे अनऑक्सीजन होता है। और अनऑक्सीजन पे आप लोगों को पता होगा कि 95 to 97%, कितने परसेंट, 95 to 97% भोज्य पदार्थ काहे बदल जाता है, तो वो बदल जाता है काहे पे, एल्कोहल पे। 95 से 97% खाद्य पदार्थ एल्कोहल में बदल जाता है। तो ये शर्करा पाते ही शर्करा को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, अरे शर्करा पाते ही शर्करा को कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल में। इसलिए खमीर का उपयोग काहे में किया जाता है, बियर बनाने में किया जाता है। अन्य कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो पौधों में रोग फैलाते हैं। कहा ना कि जैसे भाई ये सरसों में रोग फैलाया, जंतुओं में भी रोग, दांत, खाज, खुजली, लद्दर, सब कौन फैला रहा है, फंजाई ही फैला रहे हैं। बहुत अलबेली दुनिया है इनकी। उदाहरण के लिए गेहूं में गेहूं का किट रोग, यहाँ ये सारे, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे कि गेहूं का किट रोग किसके कारण होता है, तो पाक्सीनिया के कारण गेहूं का किट रोग होता है। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट, पेंसिलियम। पेंसिलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंसिलियम क्या है भाई, पेंसिलियम से क्या बनती है, एंटीबायोटिक दवा बनती है। क्या बनती है, प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक दवा क्या होती है, एंटी का मतलब विरोधी, बैक्टीक मतलब बैक्टीरिया। ऐसी दवा जो बैक्टीरिया का विरोध करे, मतलब बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, तो जीवाणु रोगों में इसका यूज होता है एंटीबायोटिक का। पहले पेंसिलियम नोटोटेम से बनती है ना पेंसिलिन ना, तो पेंसिलियम प्रतिजैविक किससे बनती है, पेंसिलियम नोटोटेम नामक कवक से। किससे बनती है, पेंसिलियम नोटोटेम नामक कवक से। ये पॉइंट जरूर नोट करिएगा, पेंसिलिन पहले प्रतिजैविक है, पेंसिलियम नोटोटेम नामक कवक से। फंजाई विश्वव्यापी हैं। विश्वव्यापी हैं का मतलब पूरे विश्व में व्याप्त है। विश्व में हर जगह आप लोग फंजाई को पा सकते हैं, चाहे जहां जाओगे, भारत से लेकर इंडिया, इराक, जहां जाओगे हर जगह आपको बढ़िया फंजाई देखने को मिलेंगे। ये हवा में भी सर्वव्यापी भी है, हवा में भी है, मिट्टी में भी है, हवा में भी है, जो सिंपल छोटे छोटे हवा में भी उड़ते रहते हैं। जल के अंदर भी है, जल में भी आप पाओगे इनको, और मेनली रूप से आप इनको मिट्टी में भी पाओगे, और जंतु और पौधों के शरीर पर भी पाओगे। अब यहां तक कि ये इतने मजबूत भी होते हैं कि गर्म तथा नम स्थानों में भी सरलता से उगाते हैं। जहां जो गर्म स्थान है वहां भी उगाते हैं। गर्म स्थानों नम स्थानों में क्या होते हैं, सरलता से उगाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सरलता से उगाते हैं। क्या आपने, देखो अगली चीज एनसीईआरटी कह रही, क्या आपने सोचा है कि आपने भोजन में रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं, फंजाई से बचने के लिए। अगर भाई नहीं रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएंगे, खराब हो जाएगा ना। रोटी खाना, दाल चावल सब कुछ, फंगस से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर पे रखते हैं ना। तो वही पूछ रही है एनसीईआरटी कि आपने सोचा है कि खाना रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं।
इससे भोजन में बैक्टीरिया फंजाई खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चल जा भाई, कहां गया ये, बहुत देर में आ रहा है, आज गुस्सा आ गया है। ठीक है, तो कवक जो होता है बेटा तंतुमय, कवक का तंतु अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। कवक का होता है, कवक जो होता है तंतुमय संरचना होती है। कैसी होती है? फंजाई तंतुमय है, लेकिन ईस्ट क्या है भाई? ईस्ट एक कोश की है तो इसमें तंतु पाए नहीं जाएंगे, इसमें फिलामेंट कैसे होंगे भाई? जो एक ही कोशिका का है तो उसमें तो फिलामेंट होंगे नहीं। तो ईस्ट के अलावा सब, ईस्ट अपवाद है, ईस्ट तंतुमय नहीं, बाकी सारे कवक क्या है? तंतुमय है। एक कोशिक है, एक कोशिक है कौन? ईस्ट, वो इनका अपवाद है। ये लंबी पतले धागे की नमा, अब आप कह दो कि सर जी ये तंतु होता क्या है, तो लंबी पतले धागे नुमा ऐसी ऐसी संरचनाएं होती हैं, पतली पतली धागे नुमा ऐसी ऐसी संरचनाएं होती हैं, इसी को क्या बोलते हैं? तंतु। लंबी पतली धागे नुमा संरचनाओं को क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। कई सारे तंतु ऐसे आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? कवक तंतु बनाते हैं। धागे तरह तमाम कई संरचनाएं, कवक जाल, कवक तंतु बनता है। ठीक है, अब कई सारे कवक तंतु हो गए, कवक तंतु के जाल को कवक जाल कहते हैं। अब भाई मैं कहूं कई सारे कवक तंतु ऐसे जुड़ गए एक दूसरे में, ये, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इस पूरे को बोलेंगे, पूरा जाल की तरह दिखने लगेगा कई सारे तंतुओं को मिलकर के, तो जब पूरा जाल की तरह स्ट्रक्चर दिखने लगेगा तो उसको बोलते हैं कवक जाल। क्या बोलते हैं? तब उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कवक जाल। क्या बोलते हैं? कवक जाल। ठीक है, कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं। कैसा होता है? कवक का तंतु एकदम नलिका की तरह होता है, मोटा मोटा नलिका, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अन्य कवक तंतु क्या होते हैं? पट्टी होते हैं, ऐसे लंबे लंबे पट्टी के आकार के, पट्टी की तरह। और कवक की कोशिका भित्ति, बेटा यहां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी आपका बनता है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है कि कवक की जो कोशिका भित्ति है काहे की बनी होती? बहुत आता है एग्जाम में, मेनली कई बार आपके एग्जाम में यह आ चुका है कि कवक की कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है। तो ये भी पॉइंट जरूर आप नोट करिएगा। का से कवक, का से काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तथा इसके साथ साथ क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड याद रहे तो याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो काइटिन जरूर याद रखना। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति काहे की बनी है? काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली का मतलब मेनी, पॉली मतलब बहुत सारे सैकराइड से मिलकर बनी होगी। ठीक है, अधिकांश फंजाई परपोषी होंगे, पता ही है। ज्यादातर क्या होते हैं? वे मृत घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं, मृत घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को एब्जॉर्ब करते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं? अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मृतोपजीवी यानी कि मृतजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर होंगे उनको परजीवी कहेंगे। भाई मृत और सड़े गले पदार्थ, इतना तो आपको पता ही होगा, मृत और सड़े गले पदार्थों पर अगर डिपेंड है तो मृतजीवी, और अगर सजीवों पर डिपेंड है ना, पेड़ पौधों पर डिपेंड है और जंतुओं पर डिपेंड है, तो वो क्या है? परजीवी है, क्योंकि उनके द्वारा अपना भोजन बना रहा है, उनको हानि पहुंचाएगा तभी तो अपना भोजन बना पाएगा ना, तो उन पे अगर डिपेंड है तो परजीवी है। अब दूसरी बात, ये शैवाल तथा लाइकेन को सहजीवी संबंध भी बनाते हैं ना, ये शैवाल के साथ भी कभी कभार जुड़ जाते हैं, ये लाइकेन के साथ भी जुड़ जाते हैं। ये जो कवक होते हैं कभी कभार बाइंडिंग भी करते हैं, जुड़ते भी हैं। किसके साथ? शैवाल के साथ भी जुड़ जाते हैं, लाइकेन के साथ भी जुड़ जाते हैं। और क्या करते हैं? उच्च वर्गीय पौधों के साथ, उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर रहते हैं। ठीक है, उच्च वर्गीय पौधों के साथ जुड़ जाते हैं, जड़ में रहते हैं तो कवक मूल बनाकर रहते हैं। ऐसी फंजाई को सहजीवी, सह मतलब साथ साथ, जीवी मतलब जीवन यापन करने वाला। ध्यान देना, सहजीवी का मतलब साथ साथ जीवन यापन करने वाला। भाई कोई शैवाल के साथ जुड़ जाएगा, कोई लाइकेन के साथ जुड़ जाएगा ना, उच्च वर्गीय पादपों के मूल में जड़ जाएगा, कवक मूल बना के रहेगा ना, कवक मूल बना के रहेगा, तो इसीलिए सहजीवी कवक कहलाएगा। ठीक है, अब फंजाई में जनन कैसे होता है? सारी चीजें 3D पे दिखा भी दूंगा। फंजाई में जनन कैसे होता है? तो फंजाई में जो जनन है कायिक विधि, कायिक जनन होता है। कायिक जनन कैसे होता है? तो खंडन, खंडन मतलब एक के 2-3 खंड हो जाएं ना, विखंडन, खंडन मतलब द्विखंडन होगा, द्विखंड या 2 खंड होंगे, विखंडन मतलब कई सारे खंड। मुकुलन आप लोगों ने पढ़ा होगा। खंडन मतलब देखो, मान लीजिए एक कवक है, 2 भागों में टूट गया तो 2 कवक तैयार हो गए। बहुखंडन मतलब इसके कई सारे टुकड़े हो गए, कई सारे कवक तैयार हो गए ना। इसके बाद है मुकुलन। मुकुलन का मतलब है क्या है? ध्यान देना कि जो मातृ कोशिका है ना,
जो मान लीजिए ये पूरा कवक है, इसके शरीर में एक छोटा सा मुकुल आएगा। पहले क्या होगा, इसके शरीर में सबसे पहले एक छोटा सा मुकुल आएगा। मुकुल मतलब छोटा सा उभार, जिसको अपन कह सकते हैं फोड़िया फुंसी वाला सिस्टम। जैसे हमारे शरीर में कभी कभार छोटा सा उभार आता है ना, फोड़िया फुंसी वाला, तो कुछ ऐसा ही उभार आएगा, एक मुकुल आएगा छोटा सा। और ये मुकुल धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि इस जीव के बराबर हो जाएगा। ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर के बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के बाद अपने मात्र कोशिका से अलग हो जाएगा और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगेगा। बड़ा हो जाएगा तो इससे अलग हो जाएगा और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने लगेगा। ये होता है मुकुलन, पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में। ठीक है। अब अलैंगिक जनन, बीजाणु जिसे कुनोडिया कहते हैं, बीजाणु द्वारा भी होता है बीजाणु जनन, तो उसको क्या बोलते हैं, कुनोडिया कहते हैं। कुनोडिया के लिए अथवा बीजाणु धानी, ना धानी बीजाणु या चल बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, आइए दिखाता हूं थोड़ा सा आपको। तो एक बारी ध्यान से 3D को वॉच करेंगे सभी लोग, तब ज्यादा मजा आएगा। चले भाई, टच किया हूं, कहां से आऊंगा मैं स्क्रीन पे, टच किया हूं, टच किया हूं, कंप्यूटर महोदय कहां से आऊंगा मैं बाहर, टच किया टच किया टच किया। दिखाता हूं आपको पूरा, क्या दिखाता हूं, पूरा कवक जगत। ध्यान से देखना और फटाफट सभी लोग जरूर बताएंगे कि हाँ कैसा लगा। कवक जगत का पूरा जितने भी वर्ग है सभी को 3D देखते हैं। चलो भाई, यहाँ पे क्या कर दिया तुमने, ये है आपका 3D। खुल गया, खुल जा भाई सिम सिम, खुल जा सिम सिम। हाँ ये चल गया, चल जा, ये चल गया। ये आपको दिख रहा है पूरे कवक, क्या दिख रहे हैं ये पूरे, ये दिख रहे हैं आपको पूरे के पूरे कवक। किंगडम फंजाई, कवकों की अलबेली दुनिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, और ना देखा होगा तो कुछ दिन रुक जाओगे तो बरसात में आपको देखने को मिलेगा। जल में भी पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स के शरीर में भी पाए जाते हैं, पौधों में भी पाए जाते हैं। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से अभी एनसीईआरटी में पढ़ा, पूरे एनसीईआरटी का पूरा ये है। ठीक है, तो सर्वव्यापी ये सब जगह पाए जाते हैं। ये पेंसिलियम, आप लोगों ने इसको भी देखा ना, क्या व्हीट रस्ट, ये रोग किसके कारण हो रहा है, तो ये रोग हो रहा है किसके कारण, कवक के कारण ही हो रहा है। ये दिख रहा है आपको पेंसिलियम, कौन सा कवक दिख रहा है, पेंसिलियम दिख रहा है। पेंसिलियम से एंटीबायोटिक दवा बनती है पेंसिलिन। और ये आपको दिख रहा है एक कोष की कवक ईस्ट, क्या दिख रहा है, ईस्ट दिख रहा है। खमीर जो कि बहुत काम की चीज है, खमीर पे हम लोगों ने कहा कि भाई अपन इससे एल्कोहल तक बनाते हैं ना। और ये देखो कवक तंतु, फंजल हाइफी पूरा देख सकते हो, ये पूरे कवक तंतु होते हैं। ऐसे कवक तंतु मिलकर के पूरा कवक जाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये पूरे कवक तंतु मिलके क्या बनाएंगे, पूरा कवक जाल बनाने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ में नलिकाकार होते हैं, तो ये देखो नलिकाकार वाला कवक जाल भाई, कुछ कुछ के क्या होते हैं, नलिकाकार वाले होते हैं। अब इन्हीं का अगर फ्रेगमेंटेशन होगा, ये टूट जाएंगे तो नए नए कवक बन जाएंगे। सेफा इस पे होता है। अब मान लिया जाए इसके दो टुकड़े हो गए, यहां से फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन का मतलब खंडन होगा, बहुखंडन होगा, बहुत सारे खंड होंगे। अब अगर सेल वॉल की बात करें, कोशिका भित्ति काहे की बनी है, तो कोशिका भित्ति है ये काइटिन की, काहे की, काइटिन और पॉलीसैकेराइड। याद रखना, होते क्या है, हेट्रोट्रोफिक होते हैं ज्यादातर, परपोषी या और कौन से होते हैं, मृतोपजीवी, मृत सड़ी गली चीजों में। आप लोगों ने इसको देखा होगा, ये कहाँ मिलता है आप लोगों को, मेनली रूप से सड़ी गली चीजें जहां पड़ी होती वहां पे ये वाला कवक उगाता है। गेहूं में भी रोग फैलाते हैं। आपने देखा होगा कि लकड़ी वकड़ी, सड़ी गली लकड़ी पे ऐसे कवक उगते हैं। जो लोग गाँव वाँव में है उन लोगों ने ज्यादा देखा होगा कि सड़ी गली लकड़ियों पे देखा होगा ऐसे कवक उगाते हैं। फिर बाद में जब बरसात के बाद जब क्या होता है, जब पानी नहीं रह जाता तो धीरे धीरे सूख जाता है और इसको निकाल दिया जाता है। और आपने देखा लाइकेन, लाइकेन वगैरह ये सब कवक पे आते हैं। माइकोराइजा, कहा ना कि पादपों के जड़ों पे, कहाँ पे, उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। कवक मूल के रूप में पाया जाता है माइकोराइजा। तो ये माइकोराइजा दिख रहा है जड़ के अंदर, और वो है लाइकेन। लाइकेन क्या है भाई, तो लाइकेन कवक और शैवाल का पहला प्यार है। जब कवक शैवाल साथ में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। याद रखना,
रिप्रोडक्शन फंजाई में कैसे होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कायिक जनन। कायिक जनन पे अगर अपन जाएं तो मैंने कहा फ्रेगमेंटेशन पे या तो दो खंड होंगे या बहुखंडन, द्विखंडन या बहुखंडन। याद रखना कवक और शैवाल, लाइकेन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अगर अपन जाएं तो कैनेडिया हो गया, जूस्पोर हो गया, स्पोरोजेनियस हो गया, इसमें सब पे क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किसी किसी में पाया जाता है इन कवकों पे, जैसे आप स्कोरोफोर्स देखें या ओसोफोर्स देखो, ओसफोर्स देखें, तो इन सब में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या पाए जाते हैं, स्पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्पोर पाए जाते हैं। ये पूरी प्लूटिंग बॉडी है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले प्लाज्मोगैमी, कार्टिनोगैमी, मियोसिस, ये 3 प्रोसेस होते हैं फिलहाल। इन तीनों को अभी अपन एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये 3 स्टेप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले स्टेप को चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले स्टेप में दोनों युग्मक क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमिट क्या होते हैं, गैमिट का संलयन होता है, यानी कि ये समझो कि एक प्रकार का फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। प्लाज्मोगैमी ये समझो ये टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक प्रकार का फर्टिलाइजेशन का टाइप है। इस पे क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद दूसरे नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर में क्या होगा, इनका डेवलपमेंट होगा। जो भी बना है जायगोट, धीरे धीरे क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। एंड एट लास्ट में क्या होगा, धीरे धीरे एक नया कवक बन जाएगा। ये डिप्लॉयड सेल पूरी बन गई 2n की। भाई n का दोनों न्यूक्लियस n के होते हैं, अगुणित अगुणित, अगुणित से क्या बनता है, द्विगुणित कोशिका बन जाती है। और द्विगुणित कोशिका से धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर के एक नया कवक बनेगा। अब कवक जगत के वर्गीकरण पे जाएं तो ये डाइकार्टिक स्टेज, ये सारी चीजें देख सकते हैं। अभी यहीं तक रखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एक एक स्टेप एनसीईआरटी पे ले चलते हैं, फिर आगे बढ़ाता हूं आपको। यहाँ पे ढचाक ढचाक ढचाक, कैसे आएगा वो, बताइए कैसे कटेगा। बाइस्पोर, डिंग 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 डिंग। चलिए आ गया। एक एक स्टेप पे चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा, यहां तक के प्रोसेस को समझा। अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे, चल जा भाई आगे। तो लैंगिक जनन यूस्फोरा, इंकस बीजाणु एंड बैसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न प्रकार के बीजाणु सुविष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, फलनकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, फलनकाय। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इस पे ध्यान देना। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान देना। जैसे क्या है बेटा, हम लोगों ने देखा कि पहले क्या, एक टाइप का फर्टिलाइजेशन देखा। फर्टिलाइजेशन क्या है, जिसमें 2 चल या अचल युग्मक क्या होते रहे, प्रोटोप्लाज्म का क्या हो रहा था, संलयन हो रहा था। क्या अभी देखा भी 3D में, तो 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन, इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। हम लोगों ने देखा था प्लाज्मोगैमी में कि इस पे भी गुण नंबर ऑफ गुणसूत्रों की संख्या दोनों पे क्या थी, हाफ थी। तो n मतलब अगुणित, अगुणित से क्या बनेगी, द्विगुणित कोशिका बन जाएगी इन दोनों के मिलने से ना, 2n की। 2 केंद्रकों का संलयन होता है जिसे केंद्रक संलयन, एक प्रकार का निषेचन ही है केंद्रक संलयन। फिर युग्मनक जो होता है, मियासिस के कारण क्या होगा, मियासिस के कारण मतलब विभाजन के कारण क्या होगा, अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन संयोग संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास आते हैं। भाई हमेशा क्या होता है, ये जो युग्मक बनते हैं मियासिस के कारण बनते हैं। मियासिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां पे गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जैसे 2n की मात्र कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो विभाजन 2 बार होगा। कितनी बार विभाजन होगा, 2 बार विभाजन होगा। तो 2 बार जब विभाजन होगा तो दूसरी बार में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनी और गुणसूत्रों की संख्या 2n थी, यहां पे कितनी बची, n बची। तो n वाले सारे के सारे बनते हैं जितने भी चल और अचल युग्मक होते हैं, और इनके विभाजन से 2n की क्या बन जाएगी, 2n की कोशिका बन जाएगी। वही बताया है कि कवक तंतु जब पास पास हो जाते हैं और तो क्या होता है, कवक तंतु आसपास आ जाते हैं और ये दोनों संलित हो जाते हैं। तो द्विगुणित कोशिका संलयन के तुरंत बाद हम लोगों ने देखा 3D में कि तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है ना, द्विगुणित कोशिका बन जाती है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और ऊपर करता हूं।
तब ज्यादा दिखेगा आपको। द्विगुणित कोशिका बन जाती है। यद्यपि, क्या कहा, यद्यपि अन्य फंजाई जैसे स्कोमाइसिडीज है एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रीय अवस्था, यानी कि N+N अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। कभी कभार ये भी हो जाता है कि इसमें स्कोमाइसिडीज में एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं NN वाले। ऐसी परिस्थिति को क्या बोलते हैं, केंद्रक युग्म कहते हैं। केंद्रक युग्म मतलब केंद्रकों का जोड़ा। ऐसी परिस्थिति को क्या बोलते हैं, केंद्रक युग्म यानी केंद्रकों का जोड़ा कहते हैं। और इस अवस्था के फंगस को द्विकेंद्रक प्रवस्था भी कहते हैं। 2 केंद्रक है तो द्विकेंद्रक भी प्रवस्था कहते हैं, ठीक है। और बाद में पैतृक संलयन होता है। बाद में क्या होगा, फिर से संलयन होगा, दोनों जुड़ जाएंगे और कोशिका द्विगुणित बन जाएगी। फिर से ये दोनों जुड़ करके द्विगुणित कोशिका बन जाएगी 2n की, जैसे आपने देखा 3D पे, ठीक है, जिसे बन जाएगी। और फंजाई फलनकाय बनाती, जिससे न्यूनीकरण विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप अगुणित बीजाणु बन जाते हैं और कवक जाल आकार की बीजाणु बनाने तथा फलनकाय बनाने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने के आधार पर बनते हैं। अब आते हैं कवक जगत के वर्गीकरण पे। थोड़ा थोड़ा चीज जितने भी हैं, फाइकोमाइसिडीज है, बेसिलोमाइसिडीज है, जितने भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट हैं, उन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले आते हैं फाइकोमाइसिडीज पे। कहां पे आते हैं, फाइकोमाइसिडीज। एट फर्स्ट चलते हैं फाइकोमाइसिडीज के पास। किसके पास, फाइकोमाइसिडीज। दिख रहा होगा आपको, ये सारे कवक भी दिख रहे होंगे आपको आप भाषा में। तो अगर फाइकोमाइसिडीज की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पे जो डिस्कशन करनी है। फाइकोमाइसिडीज जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी, जलीय आवासों में है, सड़ी गली लकड़ी है, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों के अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। जो फाइकोमाइसिडीज है जलीय आवास में, सड़ी गई लकड़ी, नम और सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों के अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रिक होता है। कवक जाल कैसा है, अपटीय है और बहुकेंद्रिकी होता है। मतलब इस कवक जाल के अंदर कई सारे केंद्रक पाए जाएंगे। क्या होगा, कई सारे केंद्रक पाए जाएंगे। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणुधानी अंतरजातीय उत्पन्न होते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा उदाहरण से एग्जाम्पल। पहली इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछा जाएगा कि फाइकोमाइसिडीज के एग्जाम्पल। तो फाइकोमाइसिडीज के एग्जाम्पल है म्यूकर राइजोपस। म्यूकर राइजोपस मतलब कहां पाए जाते हैं, तो पहले ही बताया जा चुका है, रोटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइकोमाइसिडीज के एग्जाम्पल क्या है। और दूसरी बात कहां पाए जाते हैं, तो म्यूकर और राइजोपस दोनों कहां पाए जाते हैं, रोटी के कवक। कहा है, रोटी के कवक। दूसरा है एल्बिगो, ये कहां पे है, सरसों का परजीवी फंजाई कवक है, सरसों पे पाया जाता है। सरसों का क्या है, परजीवी है, मतलब उसको हानि पहुंचाएगा, उस पर रोग उत्पन्न करेगा और उससे अपना जीवन यापन करेगा। तो म्यूकर राइजोपस रोटी का कवक प्लस सरसों का कवक, मतलब तेल रोटी होता नहीं कि तेल लगा के रोटी खाते, तेल रोटी फाइकोमाइसिडीज, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कहां पाए जाते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि इनका कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रिक होता है, ठीक है। अपटीय तथा बहुकेंद्रिक होता है, बस ज्यादा चीजें इस पे नहीं डिस्कशन करनी, ज्यादा चीजों पे क्वेश्चन बहुत कम आए हैं। फिर आते हैं स्कोमाइसिडीज पे। कहां पे आते हैं, स्कोमाइसिडीज। ये सामान्यतः थैली फंजाई। अब यहां से सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि थैली फंजाई किसको बोलते हैं, तो थैली फंजाई बोलते हैं स्कोमाइसिडीज को। बिरले पाए जाने वाले, बिरले पाए जाने वाले का मतलब बहुत कम पाए जाने वाले कवक है। स्कोमाइसिडीज बिरले पाए जाने वाले यानी कि बहुत कम पाए जाने वाले कवक हैं। स्कोमाइसिडीज एक कोशिक जैसे ईस्ट, सैक्रोमाइसिस ईस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे स्कोमाइसिडीज बहुकोशिक होते हैं, जैसे पेंसिलियम। पेंसिलियम जिससे क्या बनती है, पेंसिलियम नोटोटेम। पेंसिलियम नोटोटेम वाला पेंसिलियम की प्रजाति है पेंसिलियम नोटोटेम, जिससे क्या बनती है, पेंसिलिन। पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनती है, देखा है ना। तो ईस्ट है, पेंसिलियम है, ये मृतजीवी हैं। सब क्या है, मृत और सड़े गले पदार्थों पे उगते हैं। अपघटन करने वाले, अगर जो कवक अपघटन करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कवक है। अपघटन का मतलब है कि रिसाइकलिंग करना। मान लिया जाए कोई जीव जंतु सड़ा गली चीज का हो गई, उसको फिर से मिट्टी बना देना, ये काम होता है रिसाइकलिंग का, अपघटन करने का काम। तो अपघटक हमारे पृथ्वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सड़ी गली चीजों को खत्म करते हैं ना। तो अपघटक हैं, परजीवी हैं, और क्या है, समल रागी। समल रागी का मतलब होता है पशु विष्ठा में पाए उगने वाले। पशु विष्ठा का मतलब
गोबर ओबर, पशु विष्ठा मतलब पशु जो मल त्याग करेगा उस पे, गोबर वगैरह में उगने वाले, पशु विष्ठा पे उगने वाले। पशु विष्ठा का मतलब समझ रहे हैं ना, कि गोबर में उगने वाले। कहां पे उगने वाले? गोबर में उगने वाले हैं। कवक जाल शाखित तथा पटी होता है। इनका कवक जाल जाल शाखित है, पटी है। सबसे पहली बात इनका कहा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप ये भी पूछा जाता है विशिष्ट कवक जाल इसमें क्या है, तो दूसरा इस पे इंपॉर्टेंट है कि इसमें विशिष्ट कवक जाल पाया जाता है जिसे कोनिडीमधर कहते हैं। कोनिडीमधर कहते हैं। इस पर क्या होता है, बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कवक जाल शाखित होगा, पटी होगा, अलैंगिक बीजाणु कोनोडिया होता है। क्या होता है? कोनोडिया होता है। जो विशिष्ट कवक जाल कोनोडिडम क्या बोलते हैं, कोनिडीमधर, मैं इसको पढ़ ही नहीं पाता जल्दी से, पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कोनोडिया कहा है तो कोनोडिया अंकुरित होकर के कवक जाल बनाता है। याद रखना, ये जो कोनोडिया होता है ये अंकुरित होकर के कवक जाल बनाता है, अभी दिखा दूंगा। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल इसके हैं। स्पर्जिलस हो गया, जिसका चित्र आपकी एनसीईआरटी 2.5 में बना हुआ है। क्वेनिसेफ हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया। न्यूरोस्पोरा भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर अपनी एनसीईआरटी में हेडलाइट कर लेना, हाईलाइट कर लेना। न्यूरोस्पोरा का प्रयोग जैव रासायनिक तथा अनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। कहां पे? जैव रासायनिक और अनुवांशिक प्रयोगों में बहुत ज्यादा किया जाता है। इसी कारण ये क्या बेटा, बहुत प्रसिद्ध है। न्यूरोस्पोरा क्या है, बहुत प्रसिद्ध है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसी कारण यह पादप जगत का ड्रोसोफिला के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पादप जगत का ड्रोसोफिला कौन है? जैसे जंतु जगत में ड्रोसोफिला बहुत प्रसिद्ध है। क्यों ड्रोसोफिला जंतु जगत में बहुत प्रसिद्ध है? क्योंकि ड्रोसोफिला पर थॉमस हंट मॉर्गन ने प्रयोग किया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रयोग किया। अनुवांशिकी के बहुत सारे नियम ड्रोसोफिला से आए। जैसे जीन विनिमय का नियम हो गया ना, संलग्नता का नियम हो गया, सारे नियम ड्रोसोफिला पे प्रयोग करके लाए गए। तो वैसे पादप जगत में कौन है? वैसे पादप जगत में न्यूरोस्पोरा है। क्यों? क्योंकि भाई जैव रसायन के और अनुवांशिकी प्रयोगों में बहुत ही ज्यादा इसका यूज होता है। इस वर्ग में आने वाले मारिल तथा ट्रफल खाने योग्य हैं। इनको खाया भी जाता है। क्यों खाया जाता है? ध्यान देना, मारिल और ट्रफल खाने योग्य कवक, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों खाया जाता है? क्योंकि सुस्वादु भोजन समझा जाता है। बढ़िया इसमें स्वाद होता है, बढ़िया स्वाद के साथ, बढ़िया स्वाद होता है इसमें, तो स्वाद के साथ आदमी इसको खाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में कौन आता है? तो बेसिडियोमाइसिटीज में तीन चीजें हैं। कौन है? तीन, मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई और पखवाल। पफवाल, मशरूम, वृक्ष फंजाई, पफवाल, तीन है मेन रूप से। कहां है? तो मिट्टी में पाए जाते हैं, लट्ठों में पाए जाते हैं, और वृक्ष के जो ढूंढ होते हैं, मतलब कि वृक्षों में जो काफी जगह होती है, वृक्ष के ऊपर पाए जाते हैं। सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। पादप के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, मतलब पादपों में ये रोग भी उत्पन्न करेंगे। पादप के अंदर परजीवी है तो पादपों में भी रोग उत्पन्न करेंगे। जैसे देखो लिखा भी होगा, हाँ, ये मिट्टी लट्ठे वृक्ष के डूडों पे पाए जाते हैं और पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। जैसे किट, कंड, गेहूं का किट रोग होता है ना, किट रोग, कंठमाला रोग, कंड रोग होता है। कंड देखा होगा ना, कंड रोग उस पे चावल यानी धान में। कवक जाल शाखित और पटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है। विखंडन प्लाज्मोगैमी होगी। प्लाज्मोगैमी जैसे अभी शुरू में देख पढ़ाई है आप लोगों ने कि दो कायिक कोशिकाएं आपस में एक होंगी। तो ये सारी चीजें, पहली बात तो यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट है इस पे कि इस पे कितने हैं, तो ये जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। मशरूम, ब्रेक फंजाई और पफबाल। इसके बाद गेहूं का किट रोग और कंड रोग वाला। इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद बेसिडियम, अंत में जाते हैं। अंततः बेसिडियम बनते हैं। ये तो नहीं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बेसिडियम में कवक संलयन, केंद्रक संलयन, कैरियोगैमी और मियोसिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम जीवाणु बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 बेसिडियम जीवाणु बनते हैं। और जो बेसिडियम जीवाणु है, बेसिडियम पर बहिर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। बहिर्जातीय रूप से क्या होंगे? उत्पन्न हो जाएंगे। बेसिडियम फलन काय पर लगे रहेंगे ना, ऐसे उत्पन्न होंगे और ऐसे फलन काय पर लगे रहेंगे।
फलन काय पर क्या होंगे, लगे हुए होते हैं। और कुछ सामान्य उदाहरण आपको पता ही है कि पहला तो मशरूम ही है ना, फिर का है कंड है, फिर पिक्सीनिया यानी कि किट फंगस, पिक्सीनिया यानी कि किट फंगस। बेटा एक बारी चला दो 3D तो देखते हैं। चलिए चल जा भाई, क्या नहीं चल रहा, यहां से करो माइनस मार्किंग। चलो आइए मैं इन तीनों को दिखाई दे रहा हूं आपको, शुरू से ही चलेगा क्या ये, वाह दिस क्या हुआ, ये क्या बेटा, काहे आज गुस्सा है 3D, टिचुक टिचुक टिचुक। चल जा भाई चल जा, आगे से चल जा, शुरू से ही काहे चला रहा है। ये तो बड़ी समस्या कर रहा है। चलो शुरू से ही देख लो, वेट रस्ट हो गया, ये सारी चीजों को फटाफट देखा एक बारी। डकचक डकचिक डकचिक। ठीक है, ये कवक तंतु में क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, फटाफट से देख लेते हैं शुरू से ही। कवक तंतु में कई सारे केंद्रक पाए जाएंगे। फिर क्या होगा, अब यहाँ से ज्वाइंट वाला है, अब मैंने कहा क्या होगा कि भाई केंद्रक संलयन होगा, प्लाज्मोगैमी होगी, केंद्रक का होंगे, आपस में संलयित होंगे, बीजाणु बनाएंगे। ये सेल वाल है, सेल वाल काय की बनी, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड काय की बनी है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड की क्या है, सेल वाल इनमें पाई जाती है। और ये दिख रहे हैं आपको हेटेरोट्रोफिक, ज़्यादातर क्या है हेटेरोट्रोफिक हैं और मृतोपजीवी हैं। मृतोपजीवी कहाँ है कि मृत और सड़े गले स्थानों में, इसीलिए ये लोग ज़्यादा उगते हैं, कुकुर मुत्ता ना देखा ही होगा आप लोगों ने। और कुछ जंतुओं के परजीवी होते हैं, जंतुओं में पैरासिटिस यानी जंतुओं पे परजीवी, और पादपों पे परजीवी होते हैं। लाइकेन कवक शैवाल का पहला प्यार, कवक और शैवाल मिलकर के क्या बनाता है, लाइकेन बनाता है, ये आप लाइकेन को देख पा रहे हैं ना। और कुछ कवक क्या होते हैं, फिर से रिकॉल ही हो जाएगा आपका, कुछ कवक क्या होते हैं कि उच्च कोटि के पौधों पे क्या होते हैं, जड़ों के साथ कवक मूल बनाकर रहते हैं ना, जड़ों के साथ कवक मूल बनाकर रहते हैं, कि माइकोराइजा, इसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजा, लाइकेन, ये सारे कवक के भी उदाहरण हैं। अब आते हैं इनमें जनन कैसे होता है, फटाफट फटाफट। माइकोराइजा, सिम्बियोसिस इसको बोलते हैं, मतलब सहजीवी संबंध, सिम्बियोसिस मतलब सहजीवी संबंध, साथ साथ रह रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी होता है, थोड़ा बहुत सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव पे अगर देखते हैं तो वेजिटेटिव पे क्या होगा, द्विखंडन बहुखंडन, दो खंड हुए तो दो पैदा हो जाएंगे, और बहुखंडन तो मतलब बहुत सारे। फिर क्या होगा, बडिंग, बडिंग का मतलब होता है कि एक छोटा सा बड निकलेगी, कलिका निकलेगी, और वो कलिका बड़ी हो जाएगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पृथक हो जाएगी अपने मात्र कोशिका से, और अपना स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगेगी। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सब में पाया जाता है। प्लाज्मोगैमी, ये देखो स्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, स्पोर में होते हैं। तो पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरनोगैमी, फिर मियोसिस होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। ये तीन प्रोसेस पे इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा हो जाता है। प्लाज्मोगैमी पे आते हैं, प्लाज्मोगैमी में क्या है, दो एन वाले हैं, दोनों मिलके क्या हो गए, एक हो गए, 2n का बनाएंगे। लेकिन 2n से पहले मैंने कहा n+n होता है, तो दो केंद्रक इस पे दिख रहे हैं, किसी किसी में 2n से पहले स्ट्रक्चर क्या बनता है, n+n, दोनों केंद्रक
एक ही में होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, आपस में नहीं मिलते। फिर धीरे से कैरियोगामी में क्या हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, n+n होंगे जो दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, 2n का एक केंद्रक बन जाएगा। क्या होगा, 2n का एक केंद्रक बन जाएगा। ये देखो पूरा कवक तंतु, एक कवक तंतु दूसरे के ऊपर चढ़ा, दूसरे के ऊपर पहुंच गया और 2n का पूरा एक केंद्रक बन गया ना, डिप्लॉइड सेल हो गई, डिप्लॉइड हो गई भाई। पहले अगुणित था, क्या हो गया, द्विगुणित हो गया। अगुणित से क्या हुआ, अगुणित से हो गया ये द्विगुणित। एस्कोमाइसिडीज पे देखते हैं, बैसियोमाइसिडीज पे भी ये ऐसा ही होता है। एस्कोमाइसिड बैसियोमाइसिडीज आप लोगों ने देखा ही होगा ना। फिर ये स्टेज धीरे धीरे स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनेंगे, डाइकारियन, डाइकार्नोफेज, झा 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 झा, ये ये बन गई डिप्लॉइड सेल। क्या बन गई, हेप्लॉइड हेप्लॉइड दोनों का हो गए, डिप्लॉइड हो गए। अब आते हैं मियोसिस। मियोसिस का मतलब है कि अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन, जहां पे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी और पूरे स्पोर बन जाएंगे, एन वाले क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। ठीक है, रूटिंग बॉडीज, स्पोर फॉर्मेशन, माइसीलियम। अब आते हैं एक एक पे वर्गों पे आते हैं कि भाई कवक जगत को कितने वर्गों पे बांटा गया है, उस पे आते हैं। किंगडम फंजाई, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसियोमाइसिटीज, ड्यूरोमाइसिटीज, चार मेनली चार वर्ग हैं इनके। दो को अपन लोगों ने अभी देख लिया, तीसरे पे थे ना, तीसरे पे थे। एक एक पे आते हैं, पहले फाइकोमाइसिटीज, इस पे इसको पढ़ते हैं, इसको देखते हैं पूरा, इसको 3D पे देखते हैं, रिकॉल हो जाएगा आपका एनसीईआरटी। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज पे आते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज कहाँ होते हैं भाई, ज्यादातर जल में है और लकड़ी वकड़ी पे है, सड़े गले स्थानों पे पाए जाते हैं। ये दिख रहे हैं आपको फाइकोमाइसिटीज, क्या दिख रहे हैं, फाइकोमाइसिटीज। राइजोपस हो गया, म्यूगर हो गया, अल्बिगो हो गया, ये सारे के सारे कवक क्या है, फाइकोमाइसिटीज पे आते हैं। देखा इनको कभी, ये इनका कवक तंतु, क्या ये इनका कवक तंतु दिख रहा है आपको, जूस्पोर फाइकोमाइसिटीज का। चिचक्यों, देखो ऐसी बाइंडिंग इस पे होती है। देखो यहाँ पे गैमिटाइनिया, यहाँ पे गैमिट बना, फिर यहाँ पे जायगोट बना, फिर क्या हो गया, जायगोस्पोर बन गया 2n का। अब एस्कोमाइसिडीज में कौन कौन आता है, तीन आता है, स्पर्जिलस, एल्बिपर्स और न्यूरोस्पोरा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, न्यूस्पोरा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, न्यूस्पोरा, ये वाला। क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने कहा ना कि ये पादप जगत का ड्रोसोफिला है। न्यूस्पोरा सबसे इंपॉर्टेंट पादप जगत का ड्रोसोफिला इसको बोलते हैं। ये क्या देख रहे हैं आप लोग, ये ईस्ट है। ये क्या है, पेंसिलियम। पेंसिलियम क्यों इंपॉर्टेंट है, पेंसिलियम से क्या बनती, पेंसिलिन बनती है, एंटीबायोटिक दवा ना, एंटीबायोटिक दवा पेंसिलिन बनती काहे से, पेंसिलियम से। ठीक है, ये भी ज्यादातर मतोपजीवी हैं, कुछ पैरासिटिक हैं, कुछ क्या है, कुछ परजीवी भी हैं। परजीवी का मतलब है कि जंतुओं और पादपों में क्या करेंगे, रोग उत्पन्न करेंगे। ये इनका क्या है, कवक तंतु है। ठीक है, ये इनका कवक तंतु। काइनिडिया, काइनिडिया बनता है इस पे, बताया ही है एनसीईआरटी ने। ये है एस्कोमाइसिडीज, एस्कोमाइसिडीज, ये बने इसमें एस्कोपोर। क्या पाए जाते हैं, एस्कोपोर। एस्की, ये इनका पूरा बॉडी हो गया। एस्कोमाइसिडीज में मेनली कहा है बेटा, न्यूरोस्पोरा, जरूर याद रखियो, न्यूरोस्पोरा। जे रेड कर दिया। अब आते हैं बैसियोड, बैसियोडाइमेसिड हो गया ना, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, हाँ इस पे आते हैं। तो इस पे कौन होता है, मशरूम होता है, ब्रैकेट फंजाई होता है, और इसके साथ साथ पफबाल, तीनों होते हैं। ये है बैसिडियोमाइसिडीज। ये है इनका कवक तंतु या कवक जाल पूरा बना हुआ, कवक जाल। ये है फ्रेगमेंटेशन, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो दो अलग अलग बन जाएंगे ना।
फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन, खंडन क्या होता है, खंडन। अब आते हैं थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी पे फटाक से, तब ज्यादा मजा आएगा। दिनांक से कहाँ गई एनसीईआरटी, अच्छा किसको करता हूँ F11, ठीक है। तो बेसिडियो माइसिटीज अपन लोग पढ़ रहे थे और इन सबको देखा कि भाई एगारिकस, मशरूम, इसके एग्जाम्पल ये हम देख लिए। अब बढ़ते हैं आगे फटाक से, ड्यूरोमाइसिडीज, कहाँ पे, ड्यूरोमाइसिडीज। ड्यूरोमाइसिडीज पे क्या है, तो ये अपूर्ण कवक है। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कैसा कवक है, तो ये अपूर्ण कवक है, केवल अलैंगिक और कायिक प्रवस्था पाई जाती, जनन अलैंगिक होगा और कायिक होगा, ठीक है। अब इसे फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो चुकी है, अब इसकी लैंगिक ज्ञान की भी खोज हो चुकी है, लैंगिक अवस्था की भी खोज की जा चुकी है, ठीक है। तो अब इसको उचित वर्ग में स्थान दे दिया गया है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं में एक नाम दे दिया गया हो और इन्हें ड्यूरोमाइसिडीज में रख दिया गया है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा बहुत शुरुआत पे कंफ्यूजन था। अब इन्हें ड्यूरोमाइसिडीज से एक बार निकाला गया, फिर एक बार जब ड्यूरोमाइसिडीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रवस्था का पता चला, तब इन्हें फिर एस्कोमाइसिडीज, बेसियोमाइसिडीज में सम्मिलित कर लेते हैं। तो इनमें बहुत सारे अपवाद थे थोड़ा बहुत, बट ये जरूर याद रखना कि अपूर्ण कवक हैं, और ये भी याद रखना कि ड्यूरोमाइसिडीज केवल अलैंगिक बीजाणु, जिन्हें कैनेडिया कहते हैं, से क्या करते हैं, जनन करते हैं। काय से जनन करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरोमाइसिडीज केवल अलैंगिक बीजाणु, जिन्हें कोनोडिया कहते हैं, इससे जनन करते हैं। और इसमें कवक जाल, पाटी, शाखित, वो तो लगभग सब में है। इसके सदस्य कैसे, मृतोपजीवी हैं, परजीवी हैं। उदाहरण याद रखना, दूसरी बात, मृतोपजीवी हैं, परजीवी हैं। अगला इंपॉर्टेंट चीज, उदाहरण, अल्टरनेरिया, कोलीटोट्रा का ट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। कौन है, ट्राइकोडर्मा। ये तीन है, फटाक से स्क्रीनशॉट, बाकी आपके पास एनसीईआरटी होगी ही। पांचवें पे आते हैं, पांचवा कौन है, पादप जगत। ओ सेट हो गए, एनसीईआरटी पे 4 को दिया, हाँ चारों तो हो गए, चारों हो गए बेटा। और जरूर आप एनसीईआरटी के दो दो चार चार, हर वर्ग से चारों में से दो दो तीन तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिया, इतने ही आपको क्लियर कर लेना है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाएंगे और 3D से आप लोगों को समझ लेना है बस। और चूंकि अब बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक टेबल से क्वेश्चन आते हैं। तो टेबल्स और लाइन, टेबल्स तो नहीं थी इस पे, बट एक एक लाइन और एग्जाम्पल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल्स और इनके थोड़ा छोटे मोटे मेन लक्षण एग्जाम्पल हैं, जैसे न्यूरोस्पोरा हो गया, पेंसिलिन हो गया, इन सभी चीज़ों के छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, अपने सभी 11 वालों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन पे अपनी राय जरूर देंगे। वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, कमेंट सेक्शन पे अपनी राय जरूर देंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।